हेलो 11th क्लास। तो कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे और मस्त होंगे। तो स्वागत है आप सभी का हमारे इस 150 डेज की प्रारंभ सीरीज के अंदर। और आज की इस क्लास के अंदर हम लोग इंट्रोडक्शन टू माइक्रो इकोनॉमिक्स ले रहे हैं, जो कि हमारी माइक्रो इकोनॉमिक्स का ही पहला चैप्टर है और ये उसका लेक्चर नंबर 3 है बच्चों। तो हमने प्रीवियस 2 क्लासेस के अंदर हमने पूरा इंट्रोडक्शन टू माइक्रो इकोनॉमिक्स समझ लिया है बेटा। हमने उससे जुड़े जितने भी टॉपिक्स थे उसे क्लियर करने की कोशिश की थी बेटा। आई होप आपको दोनों क्लासेस बड़ी अच्छी लगी होंगी और आपके डाउट भी हम लोग क्लियर कर पाए होंगे। फिर भी अगर कोई डाउट आ जाता है बच्चों तो कमेंट बॉक्स में आप हमसे पूछ सकते हैं, नहीं तो ये व्हाट्सएप नंबर हमारे चल रहे हैं, प्लीज इसको सेव कर लीजिए और हमारे साथ व्हाट्सएप ग्रुप पर जुड़ जाइए, जहां पर भी आप अपने डाउट पूछ सकते हैं और साथ ही साथ में आपको वहां पर नोट्स भी प्रोवाइड किए जाएंगे और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी बेटा। तो चलें आज की इस क्लास को स्टार्ट करते हैं और देखते हैं कि इस डे 3 की लेक्चर नंबर 3 में क्या होने वाला है। तो बेटा आज हम कुछ क्वेश्चंस यहां पर डिस्कस करेंगे, ताकि क्वेश्चंस के जरिए भी हम समझने की कोशिश करते हैं कि किस प्रकार से क्वेश्चंस आते हैं और उनका आंसर्स आपको किस तरीके से देना है बेटा। तो चलो स्टार्ट करते हैं इसमें आज हम। तो आज की इस क्लास के अंदर हम लोग देख रहे हैं पहले कुछ क्वेश्चंस, वेरी शॉर्ट क्वेश्चंस हैं, 1 मार्क्स में ये पूछे जा सकते हैं बेटा। और ये क्वेश्चंस थोड़े से आपके डाउट्स को, कॉन्सेप्ट्स को और स्ट्रॉन्ग करेंगे बेटा। तो देखते हैं इसमें पहला क्वेश्चन है, Why does an economic problem arises? अब ये क्वेश्चन 3 टाइप से पूछे जा सकते हैं, इसलिए मैंने तीनों ही इसमें मेंशन किए हैं। दूसरा है What gives rise to an economic problem? नेक्स्ट है Why does the problem of choice arises? ठीक है ना, क्यों इकोनॉमिक प्रॉब्लम होती है बेटा? तो प्रॉब्लम, इकोनॉमिक प्रॉब्लम होने का सिर्फ और सिर्फ एक ही रीजन है बेटा कि अनलिमिटेड वांट्स को लिमिटेड रिसोर्सेज से पूरी तरीके से सेटिस्फाई नहीं किया जा सकता है। इसी वजह से इकोनॉमिक प्रॉब्लम आती है, क्योंकि हमारी जो वांट्स हैं वो अनलिमिटेड हैं और उनका कोई अंत नहीं है हमारी वांट्स का। क्योंकि एक वांट्स फुलफिल करेंगे तो उसके कुछ समय बाद हमें दूसरी वांट्स हमारे मन में आ जाती है, दूसरा हमें चीज चाहिए होता है और अगर वो मिल जाए तो उसके बाद जो उससे बड़ा चाहिए वो मिल जाए, हमें वांट्स करते हैं, सॉरी हम चाह रखते हैं उसकी, ठीक है ना। बट इन सभी वांट्स को फुलफिल करने के लिए जो हमारे पास रिसोर्सेज है बेटा, वो सारे के सारे रिसोर्सेज हमारे पास में लिमिटेड हैं और लिमिटेड रिसोर्सेज से अनलिमिटेड वांट्स को सेटिस्फाई करना बहुत मुश्किल होता है। इसीलिए हर देश की इकोनॉमी की ये सबसे बड़ी समस्या है और इसी वजह से इकोनॉमिक प्रॉब्लम होती है बेटा। इज दैट क्लियर? तो यहां लिख सकते हो, इफ वी आर नॉट एबल टू सेटिस्फाई अनलिमिटेड वांट्स आउट ऑफ लिमिटेड रिसोर्सेज देन द इकोनॉमिक प्रॉब्लम अराइजेज। तब जाके इकोनॉमिक प्रॉब्लम हो जाती है, क्योंकि अनलिमिटेड वांट्स को लिमिटेड रिसोर्सेज से कैसे सेटिस्फाई किया जा सकता है। नेक्स्ट देखो बेटा, स्टेट 2 फीचर्स ऑफ रिसोर्सेज दैट गिव्स राइज टू एन इकोनॉमिक प्रॉब्लम। ऐसे 2 फीचर्स बताओ रिसोर्सेज के जो इकोनॉमिक प्रॉब्लम उनकी वजह से होते हैं। कोई भी 2 बोले हैं तो 2 में तो बेटा एक तो है आपके पास रिसोर्सेज लिमिटेड है और उन्हीं रिसोर्सेज का ऑल्टरनेटिव यूजेस हैं। जैसे कि लैंड की अगर हम बात करें तो लैंड पे हम लोगों को घर भी चाहिए, ठीक है ना, लैंड हमें एग्रीकल्चर के लिए भी चाहिए, लैंड हमें रोड बनाने के लिए भी चाहिए, लैंड हमें फैक्ट्री बनाने के लिए भी चाहिए, है ना। तो ये एक ही रिसोर्सेस के कितने सारे यूजेस हैं। तो लैंड लिमिटेड है बट उसके जो ऑल्टरनेटिव यूजेस हैं वो काफी सारे हैं। उनके बीच में कॉम्बिनेशन बिठाना, दैट इज द इकोनॉमिक प्रॉब्लम। क्योंकि ह्यूमन वांट्स जो है अनलिमिटेड हैं और रिसोर्सेज लिमिटेड हैं, इस वजह से ये इकोनॉमिक प्रॉब्लम आती है। तीसरा अगर इसमें आपसे पूछ ले कि तीसरा फीचर्स बताओ, उसमें तो बोल देना है ह्यूमन वांट्स आर अनलिमिटेड। इज दैट क्लियर बेटा? तो ये 2 फीचर्स पूछे गए थे तो हमने 2 का नाम लिया कि रिसोर्सेज लिमिटेड हैं और रिसोर्सेज के यूजेस ऑल्टरनेटिव हैं, बहुत सारे हैं। तो ये 2 सबसे बड़ी इकोनॉमिक प्रॉब्लम के
फीचर्स हैं बच्चों। आई होप आपको ये दोनों क्वेश्चन अच्छे से समझ में आया होगा। आगे देखते हैं बेटा, आगे कौन सा क्वेश्चन है। आगे बोल रहा है कि अगर आपसे पूछ लिया जाए विच टाइप ऑफ साइंस इज इकोनॉमिक्स, कि इकोनॉमिक्स कौन सी साइंस मानी जा सकती है, तो आपको बोलना है कि सर ये एक सोशल साइंस है। सोशल साइंस क्यों है? क्योंकि ये प्योर साइंस नहीं हो सकती है, क्योंकि इंसान वो ह्यूमन के ऊपर ये काम करती है और ह्यूमन नेचर वेरी करता है बेटा, तो इसलिए एक सोशल साइंस है ये। बट इसमें कुछ प्रिंसिपल्स हैं साइंस की तरह, इसलिए साइंस तो है, बट ये प्योर साइंस नहीं है, ये एक सोशल साइंस है, क्योंकि ये ह्यूमन बींग्स के ऊपर अप्लाई की जाती है। और ह्यूमन बींग्स जो है वो फिक्स नहीं है, फ्लेक्सिबल है, उनका नेचर की वजह से इकोनॉमिक्स के प्रिंसिपल्स को भी बड़ी समस्या या चेंज करना पड़ता है। इज दैट क्लियर? तो अगर आपसे कोई पूछ ले कि इकोनॉमिक्स कौन सी साइंस होगी, प्योर साइंस होगी कि सोशल साइंस होगी, तो आपको बोलना है कि सर ये एक सोशल साइंस होती है। इज दैट क्लियर? आ रही है बात समझ में? नेक्स्ट देखो, व्हाट इज द बेसिक रीजन ऑफ इकोनॉमिक प्रॉब्लम इन ऑल इकोनॉमीज सॉरी, सभी इकोनॉमीज के अंदर एक बेसिक प्रॉब्लम क्या है? जैसे सभी इकोनॉमी मतलब जैसे इंडियन इकोनॉमी की बात कर लो, आप जापानी इकोनॉमी की बात कर लो, चाइना की इकोनॉमी की बात कर लो, ठीक है, साउथ अफ्रीका की इकोनॉमी की बात कर लो, इन सभी कंट्रीज की या पूरे वर्ल्ड की जितनी भी कंट्रीज हैं उन सब की एक ही बेसिक प्रॉब्लम क्या है? वो बेसिक प्रॉब्लम है सर स्केर्सिटी ऑफ रिसोर्सेज की कमी। यही सबसे बड़ी और बेसिक प्रॉब्लम है सभी देशों की, क्योंकि सभी के पास में वॉन्ट्स जो है वो अनलिमिटेड है, बट वो वॉन्ट्स जिन चीजों से, जिन रिसोर्सेज से सेटिस्फाई की जा सकती है, वो रिसोर्सेज हमारे नेचर ने हमें लिमिटेड दिया है। इसलिए सभी देशों की एक ही समस्या, एक ही जैसी समस्या है, वो है स्केर्सिटी ऑफ रिसोर्सेज, कि रिसोर्सेज की भाई साहब कमी है, ठीक है ना। और यही स्केर्सिटी मतलब रिसोर्सेज की कमी और इंसान की वॉन्ट्स, इसके बीच में तालमेल बिठाना ही सबसे बड़ी समस्या है हर कंट्री के लिए। बड़ी कंट्रियां, सभी कंट्रीज इससे परेशान है, चाहे वो डेवलपिंग कंट्रीज हो, डेवलप्ड कंट्रीज हो, पुअर कंट्री हो, रिच कंट्री हो, कैसी भी कंट्री हो, उन सब की बेसिक प्रॉब्लम यही है, रिसोर्सेज लिमिटेड है और यहां पर वॉन्ट्स अनलिमिटेड है, ठीक है। व्हाट डज एन राइट वर्ड शिफ्ट ऑफ प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व इंडिकेट्स? आप ये कहना चाहते हैं, क्वेश्चन कहना चाहता है कि आपका जो प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी मतलब पीपीसी कर्व है, अगर वो राइट वर्ड शिफ्ट हो जाता है तो इससे क्या इंडिकेट होता है? तो इससे ये इंडिकेट होता है कि आपका जो प्रोडक्शन कैपेसिटी है वो इंक्रीज हो रही है, या रिसोर्सेज की आप ग्रोथ कर रहे हो, जाहिर सी बात है, ठीक है ना। आप क्योंकि आप ये ए प्रोडक्शन और बी प्रोडक्शन है, अब बी प्रोडक्शन भी बढ़ गया, ए प्रोडक्शन भी बढ़ गया बेटा। तो जब भी राइट वर्ड शिफ्ट होता है तो इससे पता चलता है कि दोनों गुड्स के जो रिसोर्सेज हैं वो बढ़ने लग गए हैं, इंक्रीज हो गए हैं बेटा। अब ये ग्रोथ क्यों करते हैं बेटा? हो सकता है हमारे पास में टेक्नोलॉजी और भी अच्छी आ गई हो सकता है हमारे पास लेबर बहुत स्किल्ड वाले हो, जिस वजह से हमारा रिसोर्सेज ग्रो कर रहा है, ठीक है ना बेटा। अभी जैसे देखो ना, कोई भी कंट्री हो, अगर वहां के ह्यूमन बींग्स या ह्यूमन रिसोर्सेज अच्छे पढ़े लिखे होंगे तो ज्यादा अपॉर्चुनिटीज होंगी, ठीक है ना। ज्यादा अपॉर्चुनिटीज होंगी तो उस कंट्री को आगे बढ़ने में और मदद मिलेगी, क्योंकि उसका जो ह्यूमन रिसोर्सेज है वो स्किल्ड हो गया है, एजुकेट हो गया है, लिटरेट हो गया है, तो उस वजह से और अपॉर्चुनिटीज कंट्रीज के पास आएंगी तो रिसोर्सेज और ग्रो करेगा, ठीक है ना बेटा। तो ग्रो राइट वर्ड अगर शिफ्ट हो रहा है तो आपके जो रिसोर्सेज हैं वो ग्रो कर रहे हैं, आपका प्रोडक्शन और इंक्रीज हो रहा है, और इंक्रीज होने के पीछे हो सकता है कि आपकी जो टेक्नोलॉजी है वो इंप्रूव कर रही है, या आपकी जो लेबर है वो अब स्किल्ड हो चुकी है। इज दैट क्लियर बेटा? बात समझ में आई आप लोगों को मेरी? चलो आगे देखते हैं। गिव 2 एग्जांपल्स ऑफ ग्रोथ ऑफ रिसोर्सेज। कोई 2 एग्जांपल्स बताओ मेरे को जिससे मुझे पता लगे रिसोर्सेज ग्रोथ हो रही है, रिसोर्सेज की ग्रोथ हो रही है। पहला ले लेते हैं बेटा, सप्लाई ऑफ स्किल्ड लेबर। देखो बेटा, हर इकोनॉमी के लिए सबसे इंपॉर्टेंट रिसोर्सेज अगर कुछ है वो है ह्यूमन रिसोर्सेज, आप और मैं। इज दैट क्लियर?
आप पढ़ाई कर रहे हैं तो अभी आप क्या कर रहे हो, स्किल्ड लेबर की तरफ बढ़ रहे हो, आप एजुकेट हो रहे हो। एजुकेट हो जाओगे तो आपके सामने ज्यादा इकोनॉमिक एक्टिविटी करने की अपॉर्चुनिटीज आएंगी, जिससे आप खूब सारा पैसा कमाओगे। आप अच्छा पैसा कमाओगे तो आपके देश को भी अच्छी अपॉर्चुनिटी मिलेगी पैसा कमाने के लिए। तो हुआ ना ग्रोथ, एक रिसोर्सेज की ग्रोथ होने से कितना फायदा हुआ। अब जैसे सपोज करो हमारे देश में अगर ज्यादा आईटी इंजीनियर्स बनते हैं लोग, हमारे देश में अगर ज्यादा आईटी इंजीनियर्स बनते हैं तो आईटी सेक्टर्स ज्यादा ग्रो करेंगे। हमारे देश में क्या करेंगे बेटा, आईटी सेक्टर्स ज्यादा ग्रो करेंगे, क्योंकि एक पर्टिकुलर कैटेगरी का जो लेबर है वो स्किल्ड होती चली जा रही है और नंबर्स ऑफ उसमें इंक्रीज होती जा रही है पॉपुलेशन, तो वो रिसोर्सेज ग्रो कर रहा है, वो पर्टिकुलर आईटी सेक्टर्स ह्यूमन रिसोर्सेज ग्रो कर रहा है, तो इसलिए वो राइट वर्ड शिफ्ट होगा। देखो क्या लिख रखा है, सप्लाई ऑफ स्किल्ड लेबर लाइक आईटी इंजीनियर्स हैज इंक्रीज इन इंडिया कॉजेज अ राइट वर्ड शिफ्ट इन द प्रोडक्शन ऑफ आईटी सॉफ्टवेयर। तो अब जब क्योंकि हमारे पास में ज्यादा आईटी इंजीनियर्स हैं तो हम ज्यादा प्रोडक्शन कर पाएंगे सॉफ्टवेयर का, तो राइट वर्ड शिफ्ट हुआ ना। अगर हमारे पास आईटी इंजीनियर्स कम होंगे तो हम लोग प्रोडक्शन कम कर पाएंगे। इसको और अगर आसान भाषा में समझाऊं तो एक फैक्ट्री है ए नाम से, एक फैक्ट्री है बी नाम से। ए के पास में 10 लेबर काम करती है, ठीक है ना, और ए बी के पास में 20 लेबर काम करती है। बेटा कितनी लेबर काम करती है, 20 लेबर काम करती है। इज दैट क्लियर। अब 10 है तो वो उसके अकॉर्डिंग करेगी, बट 20 से ज्यादा तो नहीं कर पाएगी ना, क्योंकि बी जो फैक्ट्री है उसके पास में ए के कंपैरिजन में ज्यादा लेबर है, तो वो ज्यादा रिसोर्सेस डेवलप या प्रोडक्शन कर पाएंगे। तो उसी तरह से मैंने क्वेश्चन में भी एग्जांपल दिया है कि आईटी इंजीनियर्स किस जो मतलब हमारे देश में आईटी इंजीनियर्स ज्यादा हैं, तो आईटी इंजीनियर्स ज्यादा हैं तो प्रोडक्शन ऑफ सॉफ्टवेयर का वो क्या हो जाएगा, राइट वर्ड शिफ्ट हो जाएगा, क्योंकि हम ज्यादा सॉफ्टवेयर डेवलप कर पाएंगे। इज दैट क्लियर बेटा। दूसरा है अगर डिस्कवरी ऑफ ऑयल रिजर्व्स इन द गल्फ कंट्री हैज कॉजेज अ सब्सटेंशियल शिफ्ट टू द राइट टू द पीपीसी ऑफ दीज कंट्रीज। ठीक है बेटा, तो यहां पर क्या होगा बेटा आपके, अगर गल्फ कंट्रीज में और भी ऑयल पता लगेगा और भी ऑयल डिस्कवर होगा बेटा, तो उससे क्या होगा, ऑयल रिसोर्सेस का और ग्रोथ होगा, वो रिसोर्सेस और डेवलप होगा, तो राइट वर्ड शिफ्ट होना ही होना है। इज दैट क्लियर बेटा। मेरी बात समझ में आई आप लोगों को। चलो आगे देखते हैं, आगे कौन सा क्वेश्चन है। नेक्स्ट है बेटा, गिव टू एग्जाम्पल ऑफ अंडर यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज। इज दैट क्लियर बेटा। पहले समझते हैं अंडर यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज क्या होता है। समझो आपके पास में पिज्जा बनाने का ओवन है। क्या है आपके पास में, एक पिज्जा बनाने का ओवन है, बट उस पिज्जा बनाने वाले ओवन का आप यूज ही नहीं करते हो, वो ऐसे कैसे पड़ा हुआ है आपके पास में, तो वो रिसोर्सेस क्या हो गया, अंडर यूटिलाइज हो गया, कि आपके पास रिसोर्सेस तो है बट आप उसका यूज नहीं कर रहे हो। उस सिचुएशन को अंडर यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेस कहेंगे। और मैं अच्छा डिटेल में समझाऊं बेटा, आपके ही अपने देश के अंदर अगर इंजीनियर्स ज्यादा होंगे बट उन इंजीनियर्स को एम्प्लॉयमेंट नहीं मिल रहा है, भाई मान लो हमारे देश के अंदर अगर 100 इंजीनियर्स हैं, एक एग्जांपल ले रहा हूं, 100 इंजीनियर्स हैं, बट इन 100 के 100 इंजीनियर्स के पास में कोई काम नहीं है, तो फिर ये इंजीनियर्स क्या हो गए, वेस्ट हो गए। इसी को अंडर यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज बोलेंगे, क्योंकि ह्यूमन भी तो रिसोर्सेज होता है। इन बेचारों के पास नौकरियां नहीं है, अब नौकरी नहीं है तो इनका यूज नहीं हो पा रहा है, ठीक है ना, ये काम नहीं कर पा रहे, इनके पास काम नहीं है, तो इन रिसोर्सेज का क्या हो गया, अंडर यूटिलाइजेशन हो गया है। इज दैट क्लियर। तो पहला है रिलेटेड टू लेस डेवलप्ड कंट्री, इसको लेस डेवलप्ड कंट्री से रिलेट करते हैं बेटा, जिससे लेबर इज अंडर यूटिलाइज एज इंडिकेटेड बाय मास अनएम्प्लॉयमेंट इन कंट्री। जैसे इंडिया का एक एग्जांपल ले लिया, यहां पर बहुत सारे लेबर्स हैं, स्किल्ड लेबर्स भी हैं, बट उनके पास काम नहीं है, तो उनके पास रोजगार नहीं है, तो उनको अनएम्प्लॉयमेंट बोलेंगे, और अनएम्प्लॉयमेंट की सिचुएशन कहलाती है अंडर यूटिलाइजेशन। ठीक है ना, कि लोग काम करने की तो चाहते हैं, लोग एबल भी हैं काम करने के लिए, बट उनके पास काम नहीं है, तो वो लोग क्या हो गए, वेस्ट हो गए, तो वो अंडर यूटिलाइजेशन कहलाएगा। नेक्स्ट देखो बेटा,
रिलेटेड टू डेवलप कंट्रीज। अब डेवलप कंट्रीज के ऊपर बात करें तो कैपिटल इज अंडर यूटिलाइज ड्यूरिंग डिप्रेशन व्हेन प्रोडक्शन इज डिक्रीजेज ओनिंग टू लैक ऑफ डिमांड। जनरली जो डेवलप कंट्रीज होती हैं या जो भी कंट्रीज होती हैं बेटा, उनके पास में कैपिटल, मशीन, फैक्ट्री, बिल्डिंग सब कुछ होता है, ठीक है ना। बट डिप्रेशन आने की वजह से, मार्केट में मंदी आने की वजह से फैक्ट्रियां बंद हो जाती हैं, ठीक है ना। फैक्ट्रियां बंद हो जाती हैं, प्रोडक्शन बंद हो जाता है, तो वो लैंड, वो बिल्डिंग, वो कैपिटल, वो मशीन सब ऐसी की ऐसी पड़ी हुई हैं, उनका कोई यूज नहीं हो पा रहा है, तो ऐसे को भी अंडर यूटिलाइजेशन कहते हैं। इज दैट क्लियर? क्योंकि मार्केट में लोगों की डिमांड ही नहीं आ रही है प्रोडक्ट परचेस करने की। जब लोगों की मार्केट में प्रोडक्ट को परचेस करने की डिमांड ही नहीं आएगी, तो आप प्रोडक्शन क्यों करेंगे? तो प्रोडक्शन आपको बंद करना पड़ेगा, क्योंकि मार्केट में मंदी आ चुकी है। मंदी आ गई मार्केट, आपको क्या करना पड़ेगा? प्रोडक्शन को बंद करना पड़ेगा, फैक्ट्री को बंद करना पड़ेगा। फैक्ट्री बंद मतलब मशीनें भी बंद। तो सब रिसोर्सेज होने के बावजूद भी हम उन रिसोर्सेज का यूज नहीं कर पा रहे हैं, उसे ही अंडर यूटिलाइजेशन कहेंगे। तो ये मैंने 2 एग्जाम्पल देकर आपको समझाया है। आप चाहें तो वीडियो पोस्ट करके लिख लें, नहीं तो कोई बात नहीं, आप मेरी बात ध्यान से सुने, व्हाट्सएप पे नंबर सेव कर लें, हम उसको ग्रुप में ज्वाइन कर देंगे आपको, और वहां आप हमसे ये नोट्स ले सकते हो बेटा। इज दैट क्लियर? आगे देखो बेटा, वाई पीपीसी इज कॉन्केव टू द पॉइंट ऑफ ओरिजिन। तो सबसे पहले पीपीसी कर्व समझो, जो बच्चे आज की क्लास में नए हैं, और अगर पूरा अच्छा डिटेल से समझना है तो उसके लेक्चर नंबर 1 से देखो। पीपीसी कर्व एक तरह से इकोनॉमी का एक्सरे है। पीपीसी कर्व क्या है? एक तरह से समझो एक इकोनॉमी का एक्सरे है वो, जो दो गुड्स के बीच में कॉम्बिनेशंस बताता है कि इन दोनों गुड्स के साथ में हम किस लेवल पर मैक्सिमम या कैसे हम मैक्सिमम प्रोडक्शन ले सकते हैं। तो अगर आपसे कोई पूछे तो बोलना है पीपीसी कर्व। कर्व मीन्स होती है लाइन। तो पीपीसी कर्व इकोनॉमी के लिए एक एक्सरे की तरह है, जो बताता है कि दो गुड्स में हम किस तरीके से प्रोडक्शन करें जिससे हम मैक्सिमम सेटिस्फेक्शन या मैक्सिमम प्रोडक्शन ले सकते हैं, उसे पीपीसी कर्व कहते हैं। और ये कॉनकेव होता है बेटा, क्योंकि इसमें क्या होता है, बिकॉज ऑफ इंक्रीजिंग मार्जिनल अपॉर्चुनिटी कॉस्ट, क्योंकि इसमें मार्जिनल अपॉर्चुनिटी कॉस्ट बढ़ती है। अब सर आप बोलोगे कि सर ये मार्जिनल अपॉर्चुनिटी कॉस्ट क्या होती है, यही नहीं समझ में आया सर। तो बेटा मार्जिनल अपॉर्चुनिटी कॉस्ट से पहले समझो अपॉर्चुनिटी कॉस्ट क्या होती है। समझो दो चीजें हैं, एक आपको दोनों में से एक ही चीज चूज करनी है बेटा, ठीक है ना। एक वो आप फ्री बैठे हैं अभी, तो आपके पास में दो चॉइसेस हैं। या तो आप अभी 2 घंटे के लिए, 2 घंटा फ्री हैं आप, ठीक है ना, या तो आप 2 घंटे के लिए क्रिकेट खेल सकते हैं, या आप 2 घंटे के लिए इकोनॉमिक्स पढ़ सकते हैं। तो आपने इकोनॉमिक्स 2 घंटे पढ़ना चूज किया, तो इसका मतलब क्या हो गया, जो 2 घंटे आप मजे ले सकते थे क्रिकेट खेलकर, वो आपने सेक्रीफाइस कर दिया। तो एक चॉइस चूज करी, दूसरी चॉइस को सेक्रीफाइस कर दिया, तो जो सेक्रीफाइस किया है वो अपॉर्चुनिटी कॉस्ट है। इज दैट क्लियर बेटा? आ रही है बात समझ में? अब मार्जिनल क्या हो गया सर? तो देखो मार्जिनल अपॉर्चुनिटी कॉस्ट ये होता है बेटा, आपके पास 2 घंटे थे, आपने इकोनॉमिक्स को चूज कर लिया, पढ़ते पढ़ते ख्याल आया चलो एक काम करते हैं यार, 1.5 घंटा इकोनॉमिक्स पढ़ लेते हैं और आधा घंटा क्रिकेट खेल लेंगे। तो क्रिकेट खेलने के लिए आपने कितना घंटे सेक्रीफाइस किए इकोनॉमिक्स के लिए? आधा घंटा सेक्रीफाइस कर दिया। तो वो जो आधा घंटा जो गैप निकला, वो जो आपने आधा घंटा जो है सेक्रीफाइस किया क्रिकेट खेलने के लिए, क्योंकि अब आप आधा घंटा एंजॉय कर सकते हो क्रिकेट खेलकर भी, तो आपने क्या करा, इधर इकोनॉमिक्स में आधा घंटा कम कर दिया बेटा, ताकि आप आधा घंटा इधर बढ़ा सको। तो जो आपने जो डिजिट वाइज जो कम किया, वही मार्जिनल अपॉर्चुनिटी कॉस्ट होता है बेटा। मैंने अपॉर्चुनिटी कॉस्ट में तो बताया था या तो ये चूज करो या ये चूज करो, बट मार्जिनल कॉस्ट क्या कहेगा, अगर तुम्हें इसको कम करना है तो इसमें इतना बढ़ जाएगा, या अगर इसको बढ़ाना है तो इसमें इतना तुम्हें कम करना पड़ेगा। तो आपने क्या किया, आपको क्रिकेट को खेलना था, तो आपने क्या किया, इकोनॉमिक्स की जो स्टडी आप 2 घंटे करने वाले थे, उसको 2 घंटे से कम करके 1.5 घंटा कर दिया, ताकि आपके पास आधा घंटा बच जाए।
तो ये जो आधा घंटा है बेटा, यही मार्जिनल अपॉर्चुनिटी कॉस्ट होगा बेटा। इज दैट क्लियर बेटा? तो इंक्रीज होता है बेटा, इसलिए कॉनकेव होता है बेटा, क्योंकि इसमें क्या होता है, जैसे ही आप एक का प्रोडक्शन कम करोगे तो दूसरे का मार्जिनल कॉस्ट इंक्रीज हो जाएगा, मार्जिनल अपॉर्चुनिटी कॉस्ट दूसरा क्या हो जाएगा, इंक्रीज हो जाएगा। इसीलिए जो पीपीसी कर्व होता है उसका एक कॉनकेव शेप होता है बेटा। क्या होता है बेटा? कॉनकेव शेप होता है बेटा। इज दैट क्लियर? ये मैंने बताया प्रीवियस क्लास के अंदर। आगे देखते हैं बेटा, नेम एनी 3 वेरिएबल्स ऑफ माइक्रो इकोनॉमिक्स। माइक्रो इकोनॉमिक्स में 3 वेरिएबल्स मतलब माइक्रो इकोनॉमिक्स जनरली किस पर काम करती है? इंडिविजुअल डिमांड पे काम करेगी, इंडिविजुअल सप्लाई पे काम करेगी, इंडिविजुअल इनकम पे काम करेगी। और वैसे ही नेम एनी 3 वेरिएबल्स ऑफ मैक्रो इकोनॉमिक्स। मैक्रो इकोनॉमिक्स किस पे काम करती है? पूरे मार्केट की डिमांड जिसको एग्रीगेट डिमांड बोलेंगे, पूरे मार्केट की सप्लाई जिसको एग्रीगेट सप्लाई बोलेंगे, पूरे देश की इनकम जिसको नेशनल इनकम कहेंगे। इज दैट क्लियर बेटा? आगे आपको समझ में आता है? तो ये थे हमारे कुछ 10 वेरी शॉर्ट क्वेश्चन एंड आंसर। आई होप मैं आपके सभी डाउट इससे रिलेटेड क्लियर कर पाया हूंगा। आगे देखते हैं बेटा, शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन। व्हाई डू ऑल इकोनॉमिक्स हैव सिमिलर सेंट्रल प्रॉब्लम? सभी इकोनॉमी की सिमिलर प्रॉब्लम क्यों है बेटा? वही बात लौट कर आ रही है, बट इसका आंसर क्योंकि 3 to 4 मार्क्स में देना है, तो इस तरीके से, जिस तरीके से मैंने लिख रखा, आप इसी तरीके से इसका आंसर देंगे कि सर ऑल इकोनॉमिक्स, वेदर चाहे वो डेवलप कंट्री हो चाहे डेवलपिंग कंट्री हो, हैव सिमिलर सेंट्रल प्रॉब्लम बिकॉज वन और मोर ऑफ देयर रिसोर्सेज, चाहे वो लैंड हो, लेबर हो, कैपिटल हो, एंटरप्रेन्योरशिप हो, आर लिमिटेड एंड दीज रिसोर्सेज कैन बी पुट टू ऑल्टरनेटिव यूजेस। कि सर रिसोर्सेज हमारे पास में लिमिटेड हैं और उन रिसोर्सेज का ऑल्टरनेटिव यूजेस हैं, इसीलिए सभी इकोनॉमी के लिए एक सेंट्रल प्रॉब्लम है ये। हर देश की एक ही समस्या, लिमिटेड रिसोर्सेस। और उन लिमिटेड रिसोर्सेस, वो लिमिटेड तो है ही हैं, साथ में उनके बहुत सारे यूजेस हैं, तो उनके बीच में कॉम्बिनेशन बिठाना बड़ा मुश्किल होता है। मैंने आपको बताया था ना, लैंड को आप किस 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 रूप में यूज कर सकते हो। हमें लैंड घर के लिए भी चाहिए, हमें लैंड रोड बनाने के लिए भी चाहिए, फैक्ट्री बनाने के लिए भी चाहिए, एग्रीकल्चर के लिए भी चाहिए, और एनवायरमेंट को बैलेंस रखने के लिए जंगल भी चाहिए, उसके लिए भी लैंड चाहिए। तो ऑल्टरनेटिव यूजेस हो गए। अब इनके बीच में बेस्ट कॉम्बिनेशन बिठाना, दैट इज द समस्या। इसलिए सभी देश की एक ही सेंट्रल प्रॉब्लम है, वो ये है स्केर्सिटी ऑफ रिसोर्सेज। द वांट्स ऑफ द इकोनॉमिक्स आर अनलिमिटेड। इच्छाएं अनलिमिटेड है, इंसान की इच्छाएं लास्ट मरते दम तक खत्म नहीं होती है। तो वांट्स जो है वो अनलिमिटेड है, बट उन वांट्स को जिन रिसोर्सेज से सेटिस्फाई किया जाता है वो सारे के सारे रिसोर्सेज लिमिटेड हैं। देयरफॉर ऑल इकोनॉमिक हैव टू फेस द बेसिक इकोनॉमिक प्रॉब्लम ऑफ चॉइस। इसीलिए एक प्रॉब्लम सेंट्रल प्रॉब्लम में निकल कर सामने आता है, क्योंकि मैंने बताया ना, लैंड में आप क्या क्या कर सकते हो। आपको घर भी चाहिए, है ना, स्टेडियम भी चाहिए क्रिकेट देखने के लिए, अदर गेम देखने के लिए, ठीक है ना बेटा, एग्रीकल्चर खेती भी करनी ताकि खाना भी तो खाना है, ठीक है, फॉरेस्ट भी चाहिए, नेचर को बैलेंस करना है, फैक्ट्री भी चाहिए, गुड्स भी चाहिए, तो सभी चीज चाहिए। अब इसके बीच में कॉम्बिनेशन बिठाना तो समझ में नहीं आता इकोनॉमी को क्या करें, व्हाट टू प्रोड्यूस, क्या प्रोड्यूस करें, हाउ टू प्रोड्यूस, कैसे प्रोडक्शन करें, और फॉर हुम टू प्रोड्यूस, किसके लिए प्रोडक्शन करें। ये तीनों समस्या जो है सभी देशों की कॉमन होती है। इज दैट क्लियर बेटा? तो इस प्रकार के क्वेश्चंस आएंगे। और भी क्वेश्चंस हमारे पास में इंपॉर्टेंट है बेटा, उसके लिए आपको व्हाट्सएप पे हमारे साथ में ग्रुप में ज्वाइन करना पड़ेगा। हम वहां पर आपको और भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस प्रोवाइड करवाएंगे। आप उनके आंसर्स को पढ़िएगा उन क्वेश्चन के साथ में। वहां पढ़ते पढ़ते अगर उन क्वेश्चन के आंसर्स में कोई डाउट आ जाता है तो आप हमसे डायरेक्टली कमेंट बॉक्स में या फिर उसी व्हाट्सएप ग्रुप में भी डिस्कस कर सकते हैं। अच्छा, प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व के लिए 3 एजम्पशन है। क्या है प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व के लिए? 3 एजम्पशन है कि प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी के 3 एजम्पशन है। पहला, रिसोर्सेज हमेशा फिक्स माने जाएंगे अगर आपको प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व बनाना है तो, ठीक है। दूसरा है, टेक्नोलॉजी भी है और वो टेक्नोलॉजी चेंज नहीं होनी चाहिए। जैसे कि एक मोबाइल फोन को, जैसे कि ये मोबाइल फोन है बेटा, इस मोबाइल फोन को बनाने के लिए जो टेक्नोलॉजी होनी चाहिए वो हमारे पास में है, बट उस टेक्नोलॉजी के अंदर कोई चेंजेस नहीं आना चाहिए अगर हम पीपीसी कर्व बना रहे हैं तो। इज दैट क्लियर बेटा? थर्ड है, रिसोर्सेज आर इफिशिएंट फुली एम्प्लॉयड। जितने भी रिसोर्सेज हैं उन सभी के पास काम होना चाहिए, उनका फुलर यूटिलाइजेशन होना चाहिए। इज दैट क्लियर बेटा? ये सेकंड क्वेश्चन भी आपका खत्म। थर्ड क्वेश्चन देखते हैं।
डिफाइन पीपीसी कर्व। मैंने आपको समझाया पीपीसी कर्व क्या होता है और उसकी प्रॉपर्टीज बताता हूं मैं आपको। पीपीसी कर्व क्या होता है एक बार अपन बुक की लैंग्वेज से पढ़ लेते हैं बेटा। प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व इज अ कर्व विच, कर्व मींस होता है लाइन, ठीक है ना, इकोनॉमिक्स में कर्व को लाइन बोला जाता है। तो कर्व विच डिपिक्ट्स, डिपिक्ट्स मतलब बनाना, ऑल पॉसिबल कॉम्बिनेशन, सभी पॉसिबल कॉम्बिनेशन दो गुड्स के बीच में, विच कैन बी प्रोड्यूस्ड विद गिवन रिसोर्सेज एंड टेक्नोलॉजी इन एन इकोनॉमी। जैसे कि ये होता है एक डायग्राम मैं बनाता हूं, ये हमारा गुड्स एक्स है, ये हमारा गुड्स वाई है। ये देखो बेटा, तो ये लाइन जो ये कर्व है ये मेरा पीपीसी प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व कहलाएगा। इज दैट क्लियर बच्चों? तो ये हो गया। देखो जैसे जैसे हम गुड्स वाई बढ़ाएंगे, ये देखो पहले ये था, इसको मैंने नाम दे दिया, सपोज करो इसको 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 Q1 देता हूं मैं, ठीक है, और ये हो जाएगा P1, ठीक है। अभी OQ1 यहां पर प्रोडक्शन है गुड्स वाई का, तो यहां पर OP देखो कितना सारा गैप है ना, तो OP1 यहां पर प्रोडक्शन हो गया गुड्स एक्स का। अब मैं गुड्स वाई का, ये जो वाई गुड्स है इसका प्रोडक्शन बढ़ाना चाहता हूं, तो मैंने इसका बढ़ाया OQ2 कर दिया, तो ये OQ2 यहां हो गया। अब देखो यहां पर ये, तो गुड्स एक्स का यहां पर प्रोडक्शन क्या हो गया बेटा, कम हो गया, ये P2 हो गया। अब मुझे और भी यहां पर प्रोडक्शन बढ़ाना है गुड्स वाई का, तो देखो बेटा ये OQ3 हो गया। तो यहां पर देखो बेटा ये और प्रोडक्शन गुड्स एक्स का कम हो गया। तो पीपीसी कर्व ये बोलता है कि अगर एक का प्रोडक्शन बढ़ाना है तो दूसरे का प्रोडक्शन कम करना पड़ेगा, दोनों का बराबर बराबर नहीं चल सकता है, क्योंकि रिसोर्सेज हमारे पास में लिमिटेड है बेटा। तो ये था हमारा पीपीसी कर्व। इसकी प्रॉपर्टीज पढ़ते हैं बेटा। पहली प्रॉपर्टीज देखो बेटा, पीपीसी कर्व इज अ डाउनवर्ड स्लोपिंग कर्व। ये बेटा हमेशा नीचे की तरफ जाता है, इसलिए इसको डाउनवर्ड स्लोपिंग कर्व बोलते हैं। अब देखो, द डाउनवर्ड स्लोपिंग कर्व ऑफ पीपीसी कर्व मींस इफ द कंट्री वांट्स टू प्रोड्यूस मोर वन गुड्स इट हैज टू प्रोड्यूस लेस क्वांटिटी ऑफ अदर गुड्स। ये पीपीसी कर्व, अगर आपसे कोई पूछ ले क्वेश्चन में कि पीपीसी कर्व डाउनवर्ड स्लोपिंग कर्व क्यों होता है, तो आपको बोलना है कि जब भी किसी एक प्रोडक्ट की प्रोडक्शन को इंक्रीज करना है तो दूसरे गुड्स की प्रोडक्शन को हमें कम करना पड़ेगा। इसी वजह से प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व डाउनवर्ड स्लोपिंग कर्व होता है बच्चों। इज दैट क्लियर? तो व्हाई द डाउनवर्ड स्लोपिंग कर्व ऑफ पीपीसी? तो बोलना पड़ेगा कि एक गुड्स की वजह से दूसरे गुड्स की क्वांटिटी के प्रोडक्शन को सैक्रिफाइस करना पड़ता है, इसी वजह से प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व डाउनवर्ड स्लोपिंग कर्व होता है। नेक्स्ट प्रॉपर्टी देखो बेटा इसकी, पीपीसी कर्व इज कॉनकेव। कॉनकेव शेप का जो आपने साइंस में पढ़ा है, कॉनकेव मिरर, ठीक है ना, उस शेप का होता है। कॉनकेव शेप ऑफ पीपीसी इंप्लाइज दैट द स्लोप ऑफ पीपीसी कर्व। इसका मतलब क्या होता है बेटा कि पीपीसी कर्व जो है कॉनकेव में क्यों होता है बेटा? क्योंकि जो मार्जिनल अपॉर्चुनिटी कॉस्ट होती है वो इंक्रीज हो जाती है जब भी हम एक गुड्स का प्रोडक्शन कम और दूसरे का प्रोडक्शन बढ़ाते हैं। तो मार्जिनल प्रोडक्शन जो हमारा मार्जिनल अपॉर्चुनिटी कॉस्ट जो है बेटा वो इंक्रीज हो जाती है। इसीलिए जो पीपीसी कर्व होता है वो कॉनकेव की तरह होता है बेटा। किसकी तरह होता है? कॉनकेव की तरह होता है। इज दैट क्लियर बेटा? बात समझ में आ गई आप लोगों को? ये फॉर्मूला भी लिखा हुआ है इसमें, आगे देखो। डस प्रोडक्शन टेक प्लेस ओनली ऑन पीपीसी कर्व? ठीक है, क्या प्रोडक्शन जो पॉसिबिलिटी कर्व की जो लाइन है, जैसे अभी आप डायग्राम में देख रहे हो, ये मैंने जो डायग्राम बना रखा है बेटा इसमें ध्यान से समझना, क्या सिर्फ प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी के जो कर्व है उसी के ऊपर ही प्रोडक्शन पॉसिबल है क्या? ऐसा क्वेश्चन पूछ रहा है। देखो, डज प्रोडक्शन टेक प्लेस ओनली ऑन पीपीसी? पीपीसी लाइन है बेटा, ये जो घूमती हुई बन रही है ना, ऐसे घूमती हुई जो ये बन रही है, ये पीपीसी लाइन है, प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व है। तो वो यूं बोल रहा है कि प्रोडक्शन की जो ये पॉइंट नजर आ रहे हैं आपको दो ब्लू कलर में, तो एक एफ वाला पॉइंट है, तो वो बोल रहा है कि जो एफ वाला पॉइंट है इस पर अगर पॉइंट रहेगा, सिर्फ पीपीसी कर्व के ऊपर ही पॉइंट रहेगा, तो वही प्रोडक्शन होगा, उसी को प्रोडक्शन माना जाएगा क्या? तो हम बोलेंगे नहीं, प्रोडक्शन अंदर भी होगा, बट जो ऊपर हो रहा है बेटा, जहां पर पीपीसी कर्व जो एफ पॉइंट बना हुआ है बेटा, वहां पर क्या हो रहा है? रिसोर्सेस का फुलर यूटिलाइजेशन हो रहा है। और जो अंदर एच वाला पॉइंट आप देख रहे हो बेटा, यहां पर क्या हो रहा है? अंडर यूटिलाइजेशन, मतलब रिसोर्सेस तो हमारे पास में है बट हम उनका अच्छा यूज नहीं कर पा रहे हैं बेटा। इसीलिए
तो ऐसा नहीं है कि सिर्फ प्रोडक्शन जो होता है सिर्फ पॉसिबिलिटी कर्व के ऊपर ही रहेगा, अंदर भी हो सकता है, बट ऊपर जो वहां पर पॉइंट पर हो रहा है वो फुलर यूटिलाइजेशन है और अंदर अंडर यूटिलाइजेशन है बेटा। देखो आगे पढ़ते हैं इसमें। यस, प्रोडक्शन विल बी टेक प्लेस ऑन पीपीसी कर्व इफ द गिवन रिसोर्सेज आर फुल्ली एंड इफिशिएंटली यूटिलाइज्ड। इन केस प्रोडक्शन विल टेक प्लेस एट एनी पॉइंट ऑन द कर्व ए बी। जो कर्व हमारे पास ए बी है बेटा, अब जहां मैंने पॉइंट लगाया है एफ वाला वहीं लगे ऐसा जरूरी नहीं है। इस लाइन पर आप कहीं पर भी पॉइंट लगा दो बेटा, वहां पर रिसोर्सेस का फुलर यूटिलाइजेशन वाला प्रोडक्शन ही होना है। तो यस, प्रोडक्शन फुलर तो वहीं पर ही होगा, ठीक है। नो प्रोडक्शन विल टेक प्लेस ऑन पीपीसी कर्व इफ द रिसोर्सेज आर आइदर अंडर यूटिलाइज्ड और इनसफिशिएंट यूटिलाइज्ड और बोथ, क्योंकि अंदर प्रोडक्शन होगा तो वहां तो अंडर यूटिलाइज्ड या इनएफिशिएंट बोल सकते हो आप, या दोनों ही होगा। इन सच केसेस प्रोडक्शन विल टेक प्लेस ऑन एनी पॉइंट बिलो द कर्व ए बी लाइक पॉइंट एच। एनी पॉइंट बिलो द पीपीसी कर्व दस हाईलाइटेड द प्रॉब्लम ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट। अगर पीपीसी कर्व की जो लाइन से अगर हम अंदर चले जाएंगे तो इकोनॉमी की एक प्रॉब्लम है वो स्टार्ट हो जाएगी, और वो प्रॉब्लम क्या है बेटा? वो प्रॉब्लम है अनएम्प्लॉयमेंट की, अंडर यूटिलाइजेशन की, इनएफिशिएंसी की प्रॉब्लम स्टार्ट हो जाएगी। इज दैट क्लियर बेटा? आगे एक और क्वेश्चन देखते हैं। एन इकोनॉमी ऑलवेज प्रोड्यूस ऑन बट नॉट इनसाइड पीपीसी कर्व। क्या एक इकोनॉमी जो है हमेशा अपना प्रोडक्शन ऑन पीपीसी करती है क्या? इन पीपीसी नहीं हो सकता है क्या? तो बिल्कुल इन पीपीसी भी करती है, इन पीपीसी भी हो जाता है। तो दिस गिवन स्टेटमेंट इज रिफल्टेड। रिफल्टेड मतलब ये स्टेटमेंट गलत है कि हमेशा प्रोडक्शन जो है पीपीसी कर्व के ऊपर ही होता है क्या, अंदर नहीं होता है क्या? होता है बेटा। बहुत से लोग रिसोर्सेज का अच्छे से यूज नहीं कर पाते हैं तो अंडर यूटिलाइजेशन हो जाता है। तो जो पीपीसी कर्व है जो मैंने आपको दिखाया है उसके अंदर आप ध्यान से देखो बेटा, अंदर एच पॉइंट है तो अंदर भी हो जाता है। बहुत से यूज नहीं कर पाते रिसोर्सेज को अच्छे तरीके से, बहुत सी इकोनॉमी नहीं कर पाती है रिसोर्सेज को अच्छे तरीके से, तो ये स्टेटमेंट गलत है। अंदर भी हो जाता है कई बार। तो लिख रखा है दिस गिवन स्टेटमेंट इज रिफंडेड एंड इकोनॉमी ऑपरेट्स ऑन पीपीसी कर्व ओनली व्हेन रिसोर्सेज आर फुल्ली एंड इफिशिएंटली यूटिलाइज्ड। ऊपर पॉइंट पर जो कर्व के पॉइंट पर जो कर्व के ऊपर पॉइंट आ रहा है वो तो कहता है कि प्रोडक्शन फुलर यूटिलाइजेशन के साथ में हो रहा है। इज दैट क्लियर? इफ देयर इज अनएम्प्लॉयमेंट, अगर इट मींस इफ देयर इज अनएम्प्लॉयमेंट, अगर मार्केट, अगर इकोनॉमी के अंदर अनएम्प्लॉयमेंट या इनएफिशिएंट हो रहा है रिसोर्सेज का, तो समझ जाना पीपीसी कर्व के अंदर हो रहा है। वो जो प्रोडक्शन हो रहा है वो क्या हो रहा है? कर्व के अंदर हो रहा है। तो प्रोडक्शन तो दोनों जगह होते हैं। हमेशा प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व का जो प्रोडक्शन है वो उसी पर हो ऐसा नहीं होगा। पॉइंट हमेशा उसकी लाइन के ऊपर आएगा ऐसा नहीं होगा, अंदर भी आ सकता है। अब जब अंदर आएगा तो आप समझ जाना कि रिसोर्सेज का फुलर यूटिलाइजेशन नहीं हो रहा है। और अगर उस लाइन के ऊपर पॉइंट आ जाए, कहीं पर भी आ जाए, उस लाइन पर ऊपर आ जाए, नीचे आ जाए, बीच में आ जाए, कहीं पर भी आ जाए, अगर उस लाइन के ऊपर आ रहा है पॉइंट, समझ जाना फुलर यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज है। तो हाँ, ये स्टेटमेंट गलत है बेटा। इज दैट क्लियर? तो इस प्रकार से आपसे और भी क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं बच्चों। तो ये थे कुछ क्वेश्चन जिससे मैं आपके जो बचे हुए डाउट थे, आई होप वो क्लियर मैं अच्छे से कर पाया हूंगा। अगर फिर भी आपको कोई डाउट आता है बेटा तो आप कमेंट बॉक्स में हमसे पूछ सकते हैं, नहीं तो व्हाट्सएप नंबर का हमारा जो नंबर है वो सेव कर लो और ग्रुप में हम आपको ज्वाइन कर लेंगे और वहां पर भी अपने डाउट पूछ सकते हो। और भी इससे रिलेटेड अगर आपको क्वेश्चंस चाहिए प्रैक्टिस करने के लिए तो व्हाट्सएप नंबर सेव कर लो बेटा, वहां हम हमारे साथ में ग्रुप में जुड़ जाओ बेटा। वहां हम आपको और भी जो है इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देंगे, आप उनको घर पे प्रैक्टिस करो बेटा। अगर उन क्वेश्चन में आपको प्रैक्टिस करते टाइम पे कोई डाउट आता है, कोई समस्या आती है, तो आप ग्रुप में ही हमसे डिस्कस कर सकते हो बेटा। और साथ ही साथ में आपको इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के साथ में वहां पर हमारे जो नोट्स हैं वो भी मिल जाएंगे बेटा। और भी समय समय पर हम जो जानकारी, जो इन्फॉर्मेशन लेकर आते हैं वो भी आपको वहां मिल जाएगी। तो आपके लिए सब कुछ पूरा 150 डेज हम आपके अच्छे से अकाउंट्स, इकोनॉमिक्स और बिजनेस की तैयारी करवाएंगे। बने रहो हमारे साथ में। बस बदले में एक काम करना है, लाइक करना है, शेयर करना है, सब्सक्राइब करना है और बेल आइकन को प्रेस करना है। चलो मिलता हूं नेक्स्ट क्लास में एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए थैंक यू एंड बाय बाय बच्चों।